हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है या हमेशा कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। यानी कि जो अवयवों का गुणन होता है क्या वो हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले multiplication of matrices and commutative law, multiplication of matrices and commutative law, multiplication of matrices and commutative law। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग देख चुके हैं इस बात को। उसी तरीके से देखना चाहते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी हमेशा कम्यूटेटिव नियम का पालन करेगा कि यहाँ पे बात कुछ और है, उसको यहाँ पे समझते हैं। इसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो रहा मैट्रिसेस का, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सिंपल सा फंडा है, हमको ये चेक करने के लिए अगर बोला जाए कि कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट हो रहा है यानी डिफाइंड हो रहा है और कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, इसको पता करने का, इसको चेक करने का आपको एक कंडीशन हम बताए थे। वो कंडीशन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है वो ये कहता है कि अगर पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाता है तभी जाकर के मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेगा यानी डिफाइंड होगा। अगर ऐसा नहीं होता है यानी पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर अगर नहीं होता है तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा यानी डिफाइंड नहीं हो पाएगा, परिभाषित नहीं हो पाएगा। ये सिंपल सा कंडीशन है जिसको ध्यान में रख करके हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेगा यानी डिफाइंड होगा और कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी डिफाइंड नहीं हो पाएगा। अब पहला मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, दूसरे मैट्रिक्स पे भी कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं। बात आ रही समझ में ना। कंडीशन में पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स कहा गया। पहला मैट्रिक्स में ए भी आ सकता है जगह पे या बी मैट्रिक्स भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ ए बी एंड बी ए, एग्जिस्टेंस ऑफ ए बी एंड बी ए। तो यहाँ पे केस 1 यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहला जो केस लेते हैं हम लोग, पहला स्थिति ये हो सकता है लेट ए मैट्रिक्स मैंने कंसीडर यहाँ पे कर लिया 1 2 3 4, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए सपोज 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये एलिमेंट्स हो गया बी का, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं ए बी फाइंड आउट करके। तो यहां पे ए बी अगर निकालेंगे, ए बी अगर निकालते हैं तो ए बी कैसे निकालेंगे। पहला मैट्रिक्स आपको ए रखना होगा 1 2 3 4 जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और दूसरा मैट्रिक्स रखना होगा बी जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। अभी मैंने आपको बता चुके हैं कि ए बी एग्जिस्ट करेगा यानी डिफाइंड होगा कि नहीं। सिंपल सा आप देखिए कि ए बी जो कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहां पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स आया है ए मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स आया है बी मैट्रिक्स आया। तो हमको पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम देखना होगा। यहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, पहला मैट्रिक्स का यानी ए का 2 है, दूसरा मैट्रिक्स यानी बी का टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है। यहां पे साफ साफ दिख रहा है
कि पहला मैट्रिक्स यानी ए का टोटल नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स यानी बी के टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं हो रहा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन का पालन नहीं कर रहा, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं हो सकता है, एग्जिस्ट नहीं कर पाए। तो यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, जब ऐसा है तो हम कह सकते हैं, सिंपली डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, यानी डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो यहां पे लिखते हैं हेयर ए बी विल नॉट एग्जिस्ट नहीं कर पाए। बी ए के बारे में भी आप जान सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सिंपल सा देखिए कि बी ए मेरे कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा या नहीं कर रहा, तो यहां पर आप बी ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं बी ए एग्जिस्ट कर रहा या नहीं कर रहा। बी ए निकालने में बी फर्स्ट मैट्रिक्स की तरह ट्रीट होगा और ए सेकंड मैट्रिक्स की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो बी यानी पहला मैट्रिक्स में रख देंगे 5 6 7, ये हो गया ऑर्डर 3 क्रॉस 3। दूसरा मैट्रिक्स में आ जाएगा ए, दैट इज 1 2 3 4, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, यहां पर भी देखिए आप कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन का पालन कर रहा या नहीं कर रहा। तो यहां पे देखिएगा, तो पहला मैट्रिक्स, यहां पे पहला मैट्रिक्स कौन हो गया, बी, तो पहला मैट्रिक्स यानी बी का टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 हो गया। सेकेंड मैट्रिक्स यहां पे ए है, इसका टोटल नंबर ऑफ रोज 2 हो गया। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर भी पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर बी ए भी एग्जिस्ट नहीं कर पाए। तो यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए। तो हम यहां पे कह सकते हैं here BA will not exist। ओके, तो क्या कंक्लूजन हमको मिला है, यहां पे अगर नोट में अगर यहां पे लिखा जाए तो यहां पे नोट में लिख लेते हैं, कंक्लूजन में लिख लेते हैं, यहां पे कंक्लूजन में लिख लेते हैं कि here AB and BA both do not exist। ओके, कहने का मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है कि कभी भी आप जो दो मैट्रिसेस कंसीडर किए हैं या दो मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो ऐसा संभव हो सकता है कि ना ही ए बी एग्जिस्ट करता हो ना ही बी ए एग्जिस्ट करता है। सिंपल सी बात है, ना ए बी मेरे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन का पालन कर रहा, ना ही बी ए मेरे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन का पालन कर रहा, इसीलिए ए बी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, बी ए भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। तो ऐसा संभव है, ऐसा परिस्थिति हो सकता है कि ना ए बी एग्जिस्ट करे ना ही बी ए एग्जिस्ट करे। दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं, यहां पे दूसरा केस कंसीडर करते हैं, केस टू कंसीडर करते हैं। यहां पे ए मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2, एंड बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 5 6 7, इसका एलिमेंट हो गया 9 8 9 10। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3। यहां पर भी हम देखते हैं कि क्या ए बी एग्जिस्ट कर रहा या नहीं कर रहा, उसके बाद देखेंगे कि बी ए एग्जिस्ट कर रहा या नहीं कर रहा, उसके बाद कुछ कंक्लूजन आपको देंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए बी। ए को पहले रखना होगा, ए मैट्रिक्स को, ये हो गया 2 क्रॉस 2 का। बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8 9 10, उसका एलिमेंट है, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। तो यहां पर भी देखेंगे कि ए बी यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, डिफाइंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखना होगा कि ये कंडीशन का पालन कर रहा है कि नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखेंगे पहला मैट्रिक्स में यहां पर ए है, उसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2। दूसरा मैट्रिक्स यहां पे बी है, उसका टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है 2। यहां पे बराबर हो, अगर बराबर हो रहा है तो
इसका मतलब है ये कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पालन कर रहा है, इसका मतलब ये वाला मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, डिफाइंड होगा। तो यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इन बी। इसीलिए यहां पे हम कह सकते हैं हेयर ए बी विल एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा। दूसरा यहां पे देखते हैं बी ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बी ए में बी को पहले रखना पड़ेगा, दैट इज ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये वाला, तो यहां पे बीए के केस में अगर देखा जाए कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो यहां पे बी के पास, बीए के पास अगर देखा जाए तो बी पहले आ रहा, ए बाद में आ रहा, तो ये जो पहला मैट्रिक्स है इस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 हो रहा, दूसरा मैट्रिक्स जो ए हो रहा उसके पास टोटल नंबर ऑफ रोज 2 हो रहा, जो कि बराबर नहीं है, साफ दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बी ए एग्जिस्ट यहां पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन का पालन नहीं कर पा रहा। तो यहां पे हम लोग यहां पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन बी पहले आ गया यहां पे, इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए, ठीक है। डी के पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है, ए के पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज है, ये बराबर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हेयर बी ए विल नॉट एग्जिस्ट, बी ए विल नॉट एग्जिस्ट, बी ए यहां पे क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पे कंक्लूजन इस केस से हम लोग को जो मिल रहा है वो ये कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर आप यहां पे 2 मैट्रिसेस कंसीडर किए हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसमें से एक मल्टीप्लिकेशन यानी ए बी एग्जिस्ट कर रहा हो, दूसरा मल्टीप्लिकेशन बी ए एग्जिस्ट ना कर रहा, ऐसा संभव है कि ए बी एग्जिस्ट करे, बी ए एग्जिस्ट नहीं करे, ठीक है ना। यानी कि 2 मैट्रिसेस आप कोई सा भी कंसीडर किए हैं तो वन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे और वन अदर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ना कर पाए, ऐसा स्थिति भी हो सकता है। हम पहले ही सारा केस इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि क्या क्या परिस्थिति हमको सोचना चाहिए, कहीं पर कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन बनाने के दौरान या कभी भी किसी एनालिसिस के दौरान। इसीलिए हम हर परिस्थिति को लेकर के बात कर रहे हैं ताकि आपके ध्यान में रहे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सोचना चाहिए, वैसा है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो लिख लेते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन हेयर ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। एक तीसरा परिस्थिति लेते हैं, केस 3 ले लेते हैं। यहां पे हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, लेट ए कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4, बी कंसीडर कर लेते हैं 5 6 7 8। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ले लिया है मैंने, इसका भी ऑर्डर मैंने ले लिया है 2 क्रॉस 2। दोनों का ऑर्डर क्या ले लिया है मैंने, 2 क्रॉस 2 का ले लिया है। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का। यहां पे देखते हैं इस केस में ए बी का क्या स्थिति है, बी ए का क्या स्थिति है। तो यहां पे भी सबसे पहले हम ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए को पहले रखा है मल्टीप्लीकेशन के दौरान, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। उसके बाद मैट्रिक्स बी रखा है, इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 2 क्रॉस 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर हो रहा है, साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो यहां पे कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इन बी। इसीलिए हम कह सकते हैं किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसीलिए हम कह सकते हैं ए बी क्या हो जाएगा, विल एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। बी ए को देखिए उसी तरीके से, बी ए डिफाइंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस परिस्थिति में बी को पहले रखना होगा, तो बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया है ये वाला,
ये भी, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया है ये वाला, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी पहला मैट्रिक्स ए हो गया है और दूसरा मैट्रिक्स कौन हो गया है, पहला मैट्रिक्स हो गया है बी और दूसरा मैट्रिक्स यहां पे कौन हो गया है, ए हो गया है। तो पहला मैट्रिक्स यानी बी का आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम देखना होगा जो कि 2 है, और दूसरा मैट्रिक्स यानी ए, इसका टोटल नंबर ऑफ रोज देखना होगा, दैट इज 2 है। यहां पे भी दोनों बराबर हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं बी ए भी यहां पे क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए। ठीक है, ये किसके बराबर हो रहा है, 2 के बराबर हो रहा है, इसीलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, बी ए विल एग्जिस्ट, बी ए भी एग्जिस्ट कर जाए। क्या कंक्लूजन हमको मिला है, कंक्लूजन भी लिख लेते हैं हम लोग। यही कंक्लूजन मिल रहा है यहां पर कि हेयर ए बी एंड बी ए बोथ विल एग्जिस्ट, बोथ एग्जिस्ट। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी आप दो मैट्रिसेस कंसीडर करेंगे तो हो सकता है कि दोनों तरह का मल्टीप्लिकेशन, यानी ए बी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें और बी ए मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें, तो हो सकता है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ना करता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी परिस्थिति हो सकता है। ऐसा भी परिस्थिति हो सकता है कि दोनों टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन, उसमें एक मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे, एक ना करे, हो सकता है, यानी ए बी एग्जिस्ट करे, बी ए एग्जिस्ट ना करे, या बी ए एग्जिस्ट करे, ए बी एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, या ऐसा भी परिस्थिति हो सकता है कि दोनों टाइप का मल्टीप्लिकेशन संभव हो, एग्जिस्ट करता हो, परिभाषित हो। हर तरह का स्थिति यहां पे मैंने डिस्कस कर लिया। तो आप हर केसेस आपको सोचना है दिमाग में, उसके बाद ही एनालिसिस करना है। ठीक है ना, तो यहां पे एक बात और गौर कीजिएगा कि अगर आप इसको, जैसे ये जो थर्ड केस लिए हैं, थर्ड केस में मैंने जो कंसीडर किया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह कंसीडर किया है, जिसका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर एक जैसा है। तो अगर आप सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कीजिएगा तो हर हाल में ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए बी भी आपके कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को संतुष्ट करता है और बी ए भी कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को संतुष्ट करता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर से मुलाकात होगा या उसको मल्टीप्लिकेशन की बात होगी, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन हर हाल में संभव होगा, क्योंकि हम यहां पे डिस्कस कर लिए हैं, वो कंडीशन का पालन करता है, चाहे ए बी हो चाहे बी हो। ठीक है ना, इसलिए उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पे मैच करवाने की जरूरत नहीं है कि पहला मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो बराबर हो रहा, होगा ही होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस अगर सेम ऑर्डर का रहेगा तो वो चाहे ए बी निकालें चाहे बी ए निकालें, वो हर हाल में कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पालन करेगा। इसीलिए हर तरह का जो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे ए बी निकाले चाहे बी ए, उस केस में संभव होगा हमेशा। ठीक है, इसलिए यहां पे मैं एक नोट पॉइंट में लिख देता हूं, ध्यान में रखिएगा हमेशा। यहां पे नोट में लिख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये चीज समझ गए हम लोग कि ऐसा हो सकता है कि कभी ए बी एग्जिस्ट करता हो, बी एग्जिस्ट ना करता हो, कभी दोनों एग्जिस्ट करता हो, कभी दोनों एग्जिस्ट ना करता हो। दोनों एग्जिस्ट कब करेगा, जब ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, तो ए बी भी एग्जिस्ट करेगा, बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। जब दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तब हम आगे एक स्टेप आगे ये बात करना चाहेंगे कि क्या ए बी और बी ए बराबर होगा हमेशा, या ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होगा। ये बात हम डिस्कस करेंगे, तभी जाकर के हम कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमेशा कम्यूटेटिव नियम का पालन क्यों नहीं कर पाता है, उसको ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। यहाँ पे दूसरा चीज जो यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ
ए बी एंड बी ए, इक्वलिटी ऑफ ए बी एंड बी ए के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग कंसीडर करेंगे दो केसेस, केस 1 एंड केस 2। तो यहां पे केस 1 कंसीडर करते हैं, यहां पे कंसीडर करते हैं लेट ए इज इक्वल टू, यहां पे कंसीडर करते हैं ए मैट्रिक्स 1 0 0 -1, बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 0 1 1 0। यहां पे देखते हैं ए बी निकाल करके और बी ए निकालने का कोशिश करते हैं। हम ये गारंटी के साथ पहले ही बता सकते हैं आपको कि यहां पर ए बी भी एग्जिस्ट करने वाला है, बी ए भी एग्जिस्ट करने वाला है। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है और उसके साथ साथ ऑर्डर भी दोनों का क्या है, सेम है। इसीलिए ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और साथ में बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि डिस्कस कर लिया हम, है ना। अब यहां पे ए बी और बी ए तो एग्जिस्ट कर रहा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं हेयर ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब कभी भी इक्वलिटी का बात करेंगे, जब कभी भी हम कहीं पर इक्वलिटी बात कर रहे हैं कि इक्वल होगा या नहीं होगा, तो वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको पहले सुनिश्चित करना होगा, कंफर्म करना होगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या आप इक्वालिटी का बात करेंगे, है ना। तो इसीलिए पहले कहीं पर भी आप मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या उससे संबंधित कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, तो आपको पहले सुनिश्चित करना होगा, कंफर्म करना होगा कि वो मल्टीप्लिकेशन अस्तित्व में आ रहा है कि नहीं, एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एग्जिस्ट होगा तभी हम आगे इक्वलिटी टाइप के बात का बारे में बात कर सकते हैं ना। तो यहां पे तो हमको पता है कि ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। अब यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं कि ए बी का वैल्यू कितना आ रहा। तो यहां पे पहला मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 -1 एलिमेंट रखता है, 2 क्रॉस 2 का हो गया। ये हो गया 0 1 1 0, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हम लोग सीख चुके हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, हमारे पहले जो लेक्चर बताए हैं उसको देख लें कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे पहला एलिमेंट 0 हो गया। दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 1 × 1 प्लस 0 × 0 कितना हो जाएगा 1। उसी तरह यहां पे निकालेंगे एलिमेंट तो 0 -1, यहां पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ए बी निकाल रहे हैं तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। बी ए निकाल करके देखते हैं, ठीक है। बी ए निकालिए, बी ए कैलकुलेट कीजिए। तो बी ए कैलकुलेट करेंगे तो बी पहले आ जाएगा। बी मैट्रिक्स क्या लिया है मैंने यहाँ पे, बी लिया है 0 1 1 0 एलिमेंट्स वाला। एक मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 -1, ओके। मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया 0, ये 0, ये वाला एलिमेंट 0 हो गया। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। यहां पे बी ए निकल करके ये आ जाए। आप देखिए यहां पर ए बी जो मैट्रिक्स आया है वो आपका आया है ये वाला मैट्रिक्स, और बी ए जो मैट्रिक्स आया वो ये वाला मैट्रिक्स आया। हम इक्वलिटी जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस का कि दो मैट्रिसेस एक समान इक्वल कब होगा, दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम है, पहला कंडीशन का पालन कर रहा है, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव एक जैसा होना चाहिए। यहां पे जब आप देखिएगा ए बी और बी ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ए बी और बी ए का सारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं है। इसीलिए हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ए बी बी ए के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। दूसरा परिस्थिति यहां पे पहले मैं लिख लेता हूं, नोट में लिख लेता हूं, पहला नोट में लिख लेते हैं। इन सम केसेस you cannot write ए बी एज बी ए, ठीक है। आप हर जगह पे ए बी को बी ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि
ए बी और बी ए तो एक ही चीज है, ए बी लिखो चाहे बी ए, नहीं, ए बी और बी ए एक चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो लिखने के लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा कि कैसा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए आप जैसे 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 बड़े आसानी से लिख देते थे बिना सोचे, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आप ए बी को बी ए लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उसके लिए थोड़ा सा मंथन करना हो। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे इस केस में अगर इस तरह का परिस्थिति रहेगा तो वहां पे ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, और जहां पे ए बी बी ए के बराबर नहीं आ रहा है वहां पे हम कह सकते हैं कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं कर रहा है। कम्यूटेटिव नियम क्या होता है? कम्यूटेटिव नियम यही होता है जब ए बी को बी ए के बराबर लिख देते हैं तो आप कहते हैं कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। कोई भी मैट्रिक्स को आगे रखिए, कोई भी मैट्रिक्स को बाद में रखिए, उससे मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नियम का हमेशा पालन करता है। लेकिन इस परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि ए बी और बी ए बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब आप ए बी को बी ए इस केस में नहीं लिख सकते हैं, और जब ए बी को बी ए के बराबर नहीं लिख सकते हैं, ए बी को बी ए से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इस केस में, इस परिस्थिति में आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं कर रहा। तो यहां पे लिखेंगे इन दिस केस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके। लेकिन क्या हमेशा ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा? ऐसा भी कुछ बात नहीं है बॉस, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, कि हमेशा कम्यूटेटिव नियम का पालन ना करे। कभी कम्यूटेटिव नियम का पालन करता भी है मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस बात को हम केस 2 से ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहां पे हम कंसिडर करते हैं, लेट ए मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, 1 2 डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर कर लिए हैं, बी भी डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर कर लिए हैं, 3 4, और ये हो गया ये 0 0, ठीक है। यहां पर भी ए बी भी एग्जिस्ट करेगा, बी ए भी, क्योंकि जब हम इक्वालिटी के बारे में बात करना चाहते हैं कि ए बी बी ए के बराबर होगा या नहीं होगा, पहले आपको यह देखना होगा कि ए बी बी ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। दोनों एग्जिस्ट करेगा तभी जाकर के हम इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि वो इक्वल होगा या नहीं होगा। वो बात का स्टेप, पहला स्टेप है कि दोनों डिफाइंड होना चाहिए, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि वो दोनों बराबर हो रहा या नहीं हो रहा। हमको पता है कि स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हमेशा ए बी भी डिफाइंड होगा, हमेशा बी ए भी डिफाइंड होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, ओके। अब यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, पहला ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी कैलकुलेट करेंगे तो ए मैट्रिक्स को पहले रख दिया, बी मैट्रिक्स को बाद में रख दिया, है ना। इसको कैलकुलेट कीजिए, यहां पे ए बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। ये आ जाएगा 1 इंटू 3, 3 आ गया, 1 इंटू 3 3, और ये 0 आ जाए तो 3 आ जाएगा। इस केस में कितना आ जाएगा 0, इस केस में कितना आ जाएगा 0, इस केस में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, आ जाएगा ना। दूसरा आप कैलकुलेट कीजिए बी ए, बी मैट्रिक्स को पहले रखिए आप, ए मैट्रिक्स को बाद में रखिए, 1 0 0 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बी ए कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 0 0, और ये आ जाएगा 8। आप जरा से देखिए तो आप तो इतना बता ही सकते हैं, आप इतना मैच्योर्ड हो ही गए हैं आप लोग कि बता सकते हैं कि ए बी ये वाला जो मैट्रिक्स निकल के आया, बी ए ये वाला जो मैट्रिक्स निकल करके आया, वो दोनों बराबर है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है। दोनों का ऑर्डर भी समान है और साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी एक जैसा। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल समान है, बिल्कुल बराबर है ना। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं हेयर ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। और ए बी बी ए के बराबर है, यानी कि आप ए बी के जगह पे यहाँ पे बी ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ए बी और बी ए में क्या अंतर है, सिर्फ पोजीशन का है कि इस केस में देखिएगा आप, तो ए बी निकालें चाहे बी ए निकालें, दोनों बराबर आ रहा, मतलब ए को आगे रखें चाहे बी को आगे रखें, उससे मल्टीप्लिकेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब आप किसी भी मैट्रिक्स को आगे रखिए, किसी भी मैट्रिक्स को बाद में रखिए, उससे अगर मल्टीप्लिकेशन पे प्रभाव नहीं पड़ता है
तो हम कहते हैं कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नियम का पालन कर रहा। तो इस केस में जो मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस केस में तो यहां पर हम लिखते हैं इन सम केसेस you can write AB as BA। AB को आप BA लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि इस तरह का केसेस उत्पन्न हो रहा है तो उस केस में आप AB को BA के बराबर लिख सकते हैं, BA को AB लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के केस में मेरा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। यहां पे हम लिख सकते हैं दूसरे नोट पॉइंट में, इन सम केसेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है ना। आप हमेशा नहीं कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा, हमेशा नहीं। कुछ केसेस में मेरा मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा और कुछ केस में कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करेगा। यानी कुछ केस में आप AB BA बराबर होगा, यानी AB को BA लिख सकते हैं, BA को AB लिख सकते हैं। कुछ केसेस में AB BA के बराबर नहीं होगा, जिससे कि आप AB की जगह पे BA या BA की जगह पे AB नहीं लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे हम जो ये जो केस लिए हैं, ये हम लोग जो लिए हैं वो डायगोनल मैट्रिसेस का केस लिए हैं, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो आप याद रखिएगा, जब कभी भी आप डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर लीजिएगा तो उस केस में AB और BA दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। यानी इस केस में डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर के केस में जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा। यानी इस केस में बड़े आसानी से आप AB को BA, BA को AB लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ diagonal matrices of same order matrix multiplication is commutative। ओके, कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो ये है कि कभी AB एग्जिस्ट कर सकता है, कभी BA एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कभी AB BA दोनों एग्जिस्ट कर सकता है, कभी AB BA दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब दोनों एग्जिस्ट कब कर रहा है, जब मेरा दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर है तो AB और BA दोनों एग्जिस्ट कर रहा। जब दोनों एग्जिस्ट करेगा तो हम बात करते हैं कि क्या AB BA बराबर हो रहा हमेशा या बराबर हमेशा नहीं हो रहा। तो हम लोग ये जो केसेस देखे हैं उससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमेशा AB BA के बराबर नहीं होता है। कभी AB BA के बराबर हो भी सकता है, कभी AB BA के बराबर नहीं भी हो सकता है। यानी कि कभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन कर सकता है, कभी कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं भी कर सकता है। यानी इन जनरल अगर बात किया जाएगा तो हमेशा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करेगा, हमेशा का अगर बात किया जाए तो। यानी कि जब कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन से संबंधित बात कर रहे हैं या कहीं पर मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन के साथ एनालिसिस कर रहे हैं तो आप बहुत सतर्क रहिएगा कि आप AB की जगह पे कब BA लिखना है, कब नहीं लिखना है। ठीक है ना। जब कभी मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे तो देखेंगे कि वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये सारा बात को ध्यान रखिएगा, कम्यूटेटिव लॉ को ध्यान रखिएगा, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से संबंधित एनालिसिस को, उससे संबंधित क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, है ना। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमको ये समझ में आ गया है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता। आज ये सब तो पढ़ाई लिखाई तो चलते ही रहेगा। एक बात हमको और आपको बता देते हैं
कि कभी भी आप कोई टारगेट जो अचीव करते हैं या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में कभी हार से सामना हो सकता है। लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में सेट रखिएगा, या कभी कोई डिमोटिवेशन वाला बात ही कह दिया या कुछ ऐसा बात ही कह दिया, आप याद एक बात रखिएगा कि जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, जब तक कि ना आप हार सकते हैं ना ही आपको कोई हरा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए ये सब पार्ट है। आप जब किसी चीज़, किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो, है ना, इसीलिए एक बहुत अच्छा पंक्ति याद आ रहा है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानना है, कोशिश में लगे रहना। एक दिन देखिएगा, एक दिन समय ऐसा आएगा कि आपके पास जब इतना नॉलेज आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आप बड़े आसानी से टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आज के लेक्चर में रहने दीजिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।